तो यहाँ पर हमने इनिशियलाइजेशन की, यानी कि एक नंबर डिक्लेयर किया जो कि 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद हमने एक कंडीशन लिखी कि जब तक हमारा ये नंबर 5 या उससे लेस होगा ये लूप चलता रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक आफ्टर थॉट लिखी जिसमें हम अपने इस नंबर को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो जनरली जहां पर आप ये डिटरमिन कर सकते हो कि आपका लूप कितनी बार चलेगा या इसकी कितनी इटरेशंस होंगी, वहां पर आमतौर पर फॉर लूप को यूज किया जाता है। इसके अगेंस्ट अगर आप ये डिटरमिन ना कर सकते हो कि आपका लूप कितनी बार चलेगा, तो ऐसी जगहों पर नॉर्मली व्हाइल लूप को यूज किया जाता है। और इस काम के लिए लूप्स में हमारे पास एक ब्रेक स्टेटमेंट होती है और हम इस लॉग के बाद यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट डाल सकते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि जब हमारा फ्रूट हमें मिल जाए तो हम उसकी इंडेक्स सेट करेंगे, ये लॉग करेंगे और अपनी लूप को एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पर ये फॉर ईच का फंक्शन कुछ इस तरह से काम करेगा कि फ्रूट्स की अरे के हर एलिमेंट के ऊपर ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, अपने लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल लॉजिक किस तरीके से लिखा जाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं ये हमारे कंडीशनल लॉजिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बिल्ड होगा और ये टॉपिक लूप्स का टॉपिक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरह ही लूप्स भी प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होने वाले कोर टूल्स हैं और इसीलिए एक सक्सेसफुल प्रोग्रामिंग करियर के लिए इस कॉन्सेप्ट को भी सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले अपने लास्ट चैप्टर की फाइल्स की कॉपी बना लेते हैं और इसको रीनेम करके 09 कर लेते हैं। इस फोल्डर को हम अपने एडिटर में ओपन करेंगे। यहाँ अपेंडिक्स के फोल्डर में हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम loops.html रख लेते हैं। इस फाइल में हम एक ब्लैंक HTML पेज क्रिएट करके यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लेते हैं और फाइनली इस पेज को हम अपने ब्राउज़र में अपने VS कोड के लाइव सर्वर के ज़रिए ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ये पेज हमारे ब्राउज़र में ओपन हो चुका है और राइट साइड पर हमारा कंसोल भी ओपन है। अब हम वापस अपने एडिटर की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स हम देखने जा रहे हैं उसके लिए एक डिस्क्लेमर मैं आपको देता चलूं कि इन कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंडीशनल्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझते हों। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स अभी तक क्लियर नहीं हैं तो आप हमारा कंडीशनल से रिलेटेड चैप्टर देख सकते हैं जो कि इससे पिछला चैप्टर ही है और उन कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से समझने के बाद इस चैप्टर पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना स्टार्ट एक सिंपल प्रॉब्लम से लेंगे और वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक अरे है जिसे हम ARR1 कह लेते हैं और ये अरे जैसा कि आप देख सकते हैं फ़िलहाल एम्प्टी है और हमें करना ये है कि इस अरे में 1 से लेकर 5 तक के इंटीजर्स को ऐड करना है। तो उसके लिए हम अपने अरे वाले चैप्टर में देख चुके हैं कि हमारे पास एक पुश का मेथड होता है जिसके ज़रिए हम इसमें फॉर एग्जांपल 1 को ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 का नंबर इस अरे में ऐड हो चुका है जिसकी इंडेक्स 0 है। इसी तरीके से हमें अगर इसमें 5 नंबर्स ऐड करने हों तो हम 5 दफ़ा यही काम कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी अरे में 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स ऐड हो चुके हैं। अभी तक ये प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल में है क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ 5 नंबर्स को ऐड करना है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सपेंड करें और मैं आपसे ये कहूँ कि हमें इस अरे के अंदर 1000 या सपोज 1 मिलियन नंबर्स इसी तरह ऐड करने हैं, तो तब जाकर आप समझ सकते हैं कि ये काम इस तरीके से करना पॉसिबल नहीं रहेगा, या अगर हम इसे पॉसिबल समझ भी लें तो ये प्रैक्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हम विजुअली इस सैंपल के ज़रिए, जो कि 1 से 5 तक के नंबर का एक सैंपल है, एनालाइज करके देखते हैं कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको पहली चीज़ नज़र आएगी वो ये कि हम इस अरे 1 की अरे के ऊपर डॉट पुश का ये मेथड बार बार कॉल कर रहे हैं या रिपीटेडली इसे कॉल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो कि हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं वो ये कि इस पुश के मेथड में पास होने वाली वैल्यूज़ के दरमियान में एक क्लियर पैटर्न हमें नज़र आ रहा है और वो ये कि यहाँ पर हम कुछ नंबर्स को पुश कर रहे हैं और इस मेथड की हर नई कॉल में इस नंबर को 1 से इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगेन अगर हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को समराइज करें
तो रिपीटेडली हम इस अरे 1 के ऊपर डॉट पुश का मेथड कॉल कर रहे हैं और इन कॉल्स में पास की जाने वाली वैल्यूज के दरमियान हम एक क्लियर पैटर्न एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जहां पर हमें रिपीटेडली कोई काम एक खास पैटर्न को फॉलो करते हुए करना होता है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जिन्हें कि हम लूप्स कहते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लूप्स अवेलेबल हैं। इन सब टाइप्स को हम इस चैप्टर में कवर नहीं करेंगे। इस वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस लूप्स के कॉन्सेप्ट की बेस को समझ लें, और जब आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो उसके बाद आपके लिए किसी किस्म का लूप यूज करना भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला लूप हम कवर करेंगे उसे हम फॉर लूप कहते हैं, और उसके सिंटैक्स को हम कुछ इस तरह से क्रिएट करते हैं कि हम फॉर का एक कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस का एक पेयर आता है, जिसके बाद हमारे पास हमारी इफ स्टेटमेंट की तरह एक कोड ब्लॉक आता है। इस कोड ब्लॉक में हमारा वो कोड आएगा जो कि हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और इन पैरेंथेसिस में हमारे लूप का कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने लूप की इनिशियलाइजेशन का लॉजिक लिखते हैं, जो कि नॉर्मली कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, और वो हमारे लूप के कंट्रोलर्स का काम करते हैं। इस इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के बाद हम यहाँ पर एक सेमीकोलन डालते हैं, फिर हमारी कंडीशन आती है, और इस कंडीशन का रिजल्ट जब तक ट्रू रहता है हमारा ये कोड ब्लॉक बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक आफ्टर थॉट का सेक्शन आता है, जिसमें हम इन इनिशियलाइजेशन वाले वेरिएबल्स को जो कि हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखे होते हैं उन्हें मॉडिफाई करते हैं या उन्हें चेंज करते हैं, ताकि हम किसी तरीके से इस लूप को आगे लेकर चलें। इस फॉर लूप को एक्शन में देखने के लिए हम इसी प्रॉब्लम को जो कि हमने ऊपर डिफाइन की थी अब एक फॉर लूप के जरिए सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल हम इन स्टेटमेंट्स को कमेंट कर देते हैं जिसमें हम मैन्युअली इस अरे में कुछ एलिमेंट्स पुश कर रहे थे। अब यहाँ पर नीचे आकर हम अपनी फॉर लूप लिखेंगे, तो हम फॉर का कीवर्ड लिखेंगे, यहाँ हमारी पैरेंथेसिस आएंगी, और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया हमारी इनिशियलाइजेशन होगी, और इनिशियलाइजेशन के लिए जैसे कि मैंने बताया था हम यूजुअली कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं जो कि हमारे लूप को कंट्रोल करने के काम आते हैं। तो हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर नम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी वैल्यू स्टार्ट में 1 होगी। उसके बाद हम अपनी कंडीशन देंगे, और वो कंडीशन ये होगी कि मिसाल के तौर पर अगर हम 5 नंबर्स इस अरे में ऐड करना चाहते हैं तो हम इस लूप को तब तक रन करेंगे जब तक इस नम की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 हो। उसके बाद आफ्टर थॉट में हम किसी तरीके से इस वेरिएबल को अपडेट करेंगे ताकि हमारी ये लूप प्रोग्रेस कर सके। तो हम यहाँ पर फिलहाल सिंपली नम प्लस प्लस कर देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि हर दफ़ा जब ये लूप चलेगी तो ये नंबर 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अपना कोड ब्लॉक ओपन करेंगे और यहाँ पर अपना रिपीटेड कोड लिखेंगे। तो हम यहाँ पर जो काम करना चाहते हैं वो ये कि हम इस अरे में पुश करेंगे एक नंबर, और वो नंबर हमारा ये नम होगा। अगर हम इस लूप के सिंटैक्स को एक दफ़ा दोबारा से समराइज करें तो यहाँ पर हमने इनिशियलाइजेशन की, यानी कि एक नंबर डिक्लेयर किया जो कि 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद हमने एक कंडीशन लिखी कि जब तक हमारा ये नंबर 5 या उससे लेस होगा ये लूप चलता रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक आफ्टर थॉट लिखी जिसमें हम अपने इस नंबर को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये लूप अब चलेगा इस तरह कि पहली दफ़ा हमारा ये वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसके बाद इस वेरिएबल के अगेंस्ट हमारी ये कंडीशन टेस्ट होगी। स्टार्ट में हमारे इस वेरिएबल की वैल्यू 1 है जो कि ऑब्वियसली 5 से लेस है, तो यहाँ से हमारा ये ब्लॉक रन हो जाएगा। इस ब्लॉक के रन होने के बाद जब हम एंड पर पहुँचेंगे तो यहाँ से हमारा कंट्रोल हमारे आफ्टर थॉट में चला जाएगा। यहाँ पर आकर ये नम की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेगा और दोबारा से इस कंट्रोल को वापस इस कंडीशन पे पास करेगा। ये कंडीशन अब जबकि नम 2 हो चुका है ये टेस्ट करेगी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका रिजल्ट ट्रू निकलेगा और अगेन हमारा ये ब्लॉक रन होगा, और इसी तरह अगेन हमारा नम प्लस प्लस होगा और ये प्रोसेस चलता जाएगा। मल्टीपल टाइम्स चलने के बाद जब हमारे इस नंबर की वैल्यू 6 पे पहुंच जाएगी और ये कंडीशन टेस्ट होगी तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 का रिजल्ट फॉल्स निकलेगा, और फाइनली यहाँ पर आकर हमारी ये लूप एंड हो जाएगी। तो अब हम अपनी इस फाइल को सेव करते हैं और अपने इस लॉग का रिजल्ट यहाँ पर देखते हैं कि इस लूप के ख़त्म होने के बाद हमारी अरे में क्या बचता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारी लूप चलने के बाद हमारी अरे में 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स ऐड हो चुके हैं। अब जबकि हम ये काम एक लूप के ज़रिए कर रहे हैं तो अब हम बहुत ईजीली अगर चाहें तो यहाँ पर इस 5 को फॉर एग्जांपल 1000 से रिप्लेस कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि इस बार हमारी अरे में 1000 एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं। हम इस वैल्यू को फिलहाल 10 कर देते हैं ताकि इसे समझना आसान हो सके।
तो अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इन 3 सेक्शंस के जरिए हम अपनी लूप को कंट्रोल कर सकते हैं, और हमने यहाँ पर इस कंडीशन को चेंज करके भी देखा कि ये किस तरह से हमारी लूप के रिजल्ट्स को अफेक्ट करती है। तो इसी तरीके से अब हम इस नम के वेरिएबल को चेंज करके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इस नंबर को 1 की जगह -10 से स्टार्ट करना चाहें, तो अब आप ये देखेंगे कि इस बार हमारी इस अरे में -10 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स ऐड होंगे। आप देख सकते हैं कि इस बार हमारी इस अरे में 21 एलिमेंट्स हैं जो कि -10 से स्टार्ट होकर 10 तक जाते हैं। इसी तरह अगर हम ये चाहते हो कि हम अपने इस अरे में जो एलिमेंट्स पुश करेंगे उनमें एक एक नंबर के इंक्रीमेंट की जगह 2-2 नंबर्स का गैप हो, तो हम यहाँ पर इस प्लस प्लस की जगह पर प्लस इक्वल्स टू 2 कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस बार हमारी अरे में 11 एलिमेंट्स आए हैं और ये एलिमेंट्स -10, -8 यानी कि 2-2 के गैप से इंक्रीज हो रहे हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ पर उनकी आफ्टर थॉट्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे यहाँ पर नम के साथ साथ एक x का वेरिएबल चाहिए हो, तो मैं इस तरीके से उसे यहाँ पर डिक्लेयर करके उसे भी अपनी आफ्टर थॉट में मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब अगर हम सिंपली इस x के वेरिएबल को इस ऑपरेशन के साथ साथ लॉग करना चाहें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा x का वेरिएबल लॉग हो रहा है और उसके साथ ही साथ हमारी ये अरे पॉपुलेट हो रही है। इसी तरह की एग्जाम्पल को हम एक स्टेप और आगे लेकर चलते हैं और यहाँ पर अगेन हम एक और अरे क्रिएट कर लेते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगेन हमें इस अरे को 1 से 10 तक के नंबर से पॉपुलेट करना हो, तो हम इस तरह का एक लूप लिख सकते हैं और इसके रिजल्ट को हम अपने लॉग में एक दफ़ा देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी दूसरी अरे यहाँ पर पॉपुलेट हो चुकी है और इसमें 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमारी ये लूप 10 दफ़ा रन हो रही है और हर रन पे एक एलिमेंट इस अरे में ऐड कर रही है। इसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि हमारी इस अरे में 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। अब हम अगर इसी एग्जाम्पल को एक स्टेप और आगे लेकर चलें और कुछ ऐसा करना चाहें कि हम इस तरह की 10 अरेज क्रिएट करें, तो अगेन 10 दफ़ा एक काम करने के लिए हम एक लूप लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक और लूप लिखा है जिसमें हमने एक इनिशियलाइजेशन वेरिएबल x क्रिएट किया है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कराया है। ये लूप तब तक चलेगा जब तक x की वैल्यू लेस देन 10 हो, यानी कि 9 तक, और हम यहाँ पर इस x को 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये लूप 0 से लेकर 9 तक चलेगा जो कि टोटल 10 इटरेशंस बनती हैं। अब जैसा कि हमने ये डिस्कस किया कि हम यहाँ पर जो काम करना चाहते हैं वो ये कि हम इस किस्म की 10 अरेज को पॉपुलेट कराना चाहते हैं और इस किस्म की अरे को पॉपुलेट करने का लॉजिक हमारे सामने लिखा हुआ है, तो हम इसी को यहाँ से कट करके इस ब्लॉक में पेस्ट कर सकते हैं। तो अब अगर हम पहले खुद से इस कोड को इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो हमारा ये लूप 10 दफ़ा चलेगा और इसके कोड ब्लॉक में जो हम काम करने जा रहे हैं वो ये है कि हर दफ़ा एक अरे क्रिएट होगी, उसके बाद एक लूप चलेगा जो कि इस अरे को पॉपुलेट करेगा, ये कोड ब्लॉक एंड पर आएगा और अगेन ये लूप दोबारा से चलेगा। इस तरह से ये सेम काम जो कि अंदर हो रहा है, जो कि इटसेल्फ एक लूप है, ये 10 दफ़ा पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर ये जो लूप हमने एक और लूप के अंदर एग्जीक्यूट की है, इसे हम नेस्टेड लूप भी कहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की बजाय आप सिंपली ये समझने की कोशिश करें कि इस लूप के कोड ब्लॉक के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकते हैं और वो एक और लूप भी हो सकता है। तो अब अगर हम सिंपली ये लॉग स्टेटमेंट अपनी लूप के अंदर ले जाएं, यानी कि इस लूप के हर रन के एंड पे हम ये लॉग करेंगे और इसका रिजल्ट अगर हम अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देखेंगे कि लाइन 36 से आने वाले ये लॉग्स हमारे उस लूप से आ रहे हैं और 10 दफ़ा हमने एक अरे क्रिएट करके उसे 10 नंबर से पॉपुलेट किया है। तो इस वक्त हम सिर्फ इन अरेज के रिजल्ट्स को यहाँ पर लॉग कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्हें हमने यूज़फुल बनाना हो तो हम इन्हें किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं। और अगेन क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यूज़ होने जा रही हैं तो हम इन्हें एक अरे के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम मैट्रिक्स रख सकते हैं, जो कि एक अरे होगी। और ये जो अरे हम यहाँ पर पॉपुलेट करेंगे इसको हम अपने मैट्रिक्स की अरे में पुश करते जाएंगे। अब अगर हम इस लूप के कंप्लीट होने के बाद अपने मैट्रिक्स के वेरिएबल को लॉग करें जो कि इन अरेज की एक अरे होगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी अरे ऑफ अरेज पॉपुलेट हो चुकी है
जो कि बेसिकली एक मैट्रिक्स कहलाती है। और अगर हम इसे ओपन करें तो इसका हर एलिमेंट एक 10 नंबर्स की अरे है। तो दोस्तों ये हमारी फॉर लूप है जो कि जावास्क्रिप्ट में सबसे कॉमनली यूज होने वाली लूप है। नेक्स्ट लूप जो हम यहाँ पर देखेंगे उसे हम व्हाइल लूप कहते हैं। व्हाइल लूप एक बहुत सिंपल लूप है जिसका बेसिक सिंटैक्स ये है कि आप व्हाइल का कीवर्ड यूज करते हैं और फिर फॉर लूप की तरह आपके पास यहाँ पर पैरेंथेसिस का एक पेयर आता है। इस व्हाइल लूप की इन पैरेंथेसिस के दरमियान में आप अपनी कंडीशन लिखते हैं और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है आपकी व्हाइल लूप रन होती रहती है। अब यहाँ पर जो वैलिड क्वेश्चन बनता है वो ये कि अगर यहाँ पर सिर्फ कंडीशन आएगी तो हम इस व्हाइल लूप को कंट्रोल किस तरह से करेंगे। तो इसका आंसर ये है कि व्हाइल लूप को कंट्रोल करने के लिए हम रेगुलर वेरिएबल्स और लॉजिक को यूज करते हैं, यानी कि इसे एक तरीके से मैनुअली कंट्रोल करते हैं। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हमने एक काम 10 दफ़ा करना हो और उसे व्हाइल लूप के जरिए करना हो तो हम यहाँ पर व्हाइल का कीवर्ड लिखेंगे, यहाँ पर हमारी कंडीशन आएगी और हमारा कोड ब्लॉक आएगा। अब जैसे कि हमने ऊपर अपनी फॉर लूप में किया था, अगर हमें इस लूप को x के एक वेरिएबल के जरिए कंट्रोल करना हो तो हमारी कंडीशन कुछ यूं हो सकती है कि while x is less than 10। और जैसे कि मैंने बताया कि while लूप को कंट्रोल करने के लिए जो वेरिएबल्स हम यूज करेंगे हम इन्हें एक नॉर्मल तरीके से या रेगुलर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वेरिएबल x इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 0 सेट कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें तो हम अपने x के वेरिएबल को यहाँ लॉग भी कर सकते हैं और इस वक्त अगर हम इस लॉजिक को इंटरप्रेट करें तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त x की वैल्यू 0 है और जब तक x की वैल्यू लेस देन 10 रहेगी तो हमारा ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा और इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर कहीं पर चेंज भी नहीं कर रहे, यानी कि ये जो आफ्टर थॉट वाला ब्लॉक था ये हमारे पास फिलहाल हमारी व्हाइल लूप में मिसिंग है। इस वक्त अगर हम चलकर इसका रिजल्ट अपने ब्राउजर में देखें तो आप देखेंगे कि इस वक्त हमारा ये पेज हैंग हो चुका है। अगर आप यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पेज लोड की एनिमेशन कंटिन्यूअसली चल रही है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और जब तक ये वैल्यू 10 से कम रहेगी ये लूप चलता रहेगा और इस x की वैल्यू को हम कहीं पर किसी तरीके से चेंज भी नहीं कर रहे। तो इसको चेंज ना करने की वजह से यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये कि हमारा ये लूप एक इन्फिनिट साइकिल में फंस चुका है, यानी कि ये कभी भी एंड नहीं होगा। और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें किसी तरीके से इस x की वैल्यू को यहाँ पर मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी कि एक मैनुअल तरीके से अपने आफ्टर थॉट वाले सेक्शन को यहाँ पर टैकल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सिंपली इस सारे ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद अपने इस x के नंबर को 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हैं और ये हम मैनुअली करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पेज हमारी प्रीवियस इन्फिनिट लूप की वजह से हैंग हो चुका है, तो हमें एक बार इसे क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने इस पेज को एक दफ़ा क्लोज करके दोबारा अपने लाइव सर्वर के ज़रिए अपने ब्राउज़र में ओपन कर लिया है और इस बार आप देख सकते हैं कि हमारे ये लॉग्स यहाँ पर सही तरीके से मौजूद हैं। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ पर एलेबोरेट करना चाहूँगा वो ये कि ये काम जो हम यहाँ पर व्हाइल लूप के ज़रिए कर रहे हैं, आप ये देख चुके हैं कि हम ये सेम काम ऊपर फॉर लूप के ज़रिए भी कर चुके हैं और जनरली जो काम आप व्हाइल लूप के ज़रिए कर सकते हैं वही काम आप फॉर लूप के ज़रिए भी कर सकते हैं और इसी तरीके से जो काम आप फॉर लूप से कर सकते हैं वही सेम काम आप व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर लूप से रिलेटेड जनरल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस की बात करें तो जनरली जहाँ पर आप ये डिटरमिन कर सकते हो कि आपका लूप कितनी बार चलेगा या इसकी कितनी इटरेशंस होंगी, वहां पर आमतौर पर फॉर लूप को यूज किया जाता है। इसके अगेंस्ट अगर आप ये डिटरमिन ना कर सकते हो कि आपका लूप कितनी बार चलेगा तो ऐसी जगहों पर नॉर्मली व्हाइल लूप को यूज किया जाता है। तो इस वजह से व्हाइल लूप को यूज करने के कुछ लिमिटेड यूज केसेस हैं और इस तरह के सिनेरियोज में ये बेहतर रहता है कि आप इसकी जगह पर फॉर लूप को यूज करें। तो व्हाइल लूप को यूज करने का एक वैलिड सिनेरियो क्या हो सकता है उसे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर हम अपनी इस कंडीशन को देखें तो इस कंडीशन को रन किए बगैर भी हम इसकी बाउंड्रीज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि क्योंकि हमने इसे खुद से कोड किया है तो हम ये जानते हैं कि हमारी ये लूप 0 से स्टार्ट होगी और 10 तक चलेगी। लेकिन सपोज कर लीजिए कि अगर आपके पास एक ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसमें आपके पास एक कंडीशन तो हो, यानी कि आप श्योर हो कि जब वो कंडीशन हिट होगी तो हमारी लूप एग्जिट करेगी, लेकिन आप ये डिटरमिन ना कर सकते हो कि आपके डिजायर्ड रिजल्ट या कंडीशन तक पहुंचने के लिए ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी, तो उस सिनेरियो में आप व्हाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं।
इसकी एग्जांपल देखने के लिए हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रैंडम नंबर रखेंगे। और यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट का एक एक्सप्रेशन लिखूंगा जो कि हमारे लिए 1 से लेकर 10 तक के एक रैंडम इंटीजर को जनरेट करेगा। तो मैंने यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखा है जो कि जावास्क्रिप्ट के नेटिव फंक्शंस को यूज करके 0 से 10 के दरमियान एक रैंडम नंबर जनरेट करके इस वेरिएबल में सेव कराएगा। हम फिलहाल यहाँ पर इस वेरिएबल के रिजल्ट को लॉग करके देखते हैं और यहाँ पर इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारा पेज लोड हुआ तो हमारे पास यहाँ पर रैंडम नंबर 7 प्रिंट हुआ है। अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे कि इस बार हमारे पास रैंडम नंबर 4 जनरेट हुआ है और हर बार जब हमारी वो रैंडम नंबर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो एक डिफरेंट रैंडम नंबर यहाँ पर जनरेट होकर प्रिंट होगा। अब आप ये चीज़ यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ये जो रैंडम नंबर जनरेट होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बल्कि इसका मकसद ही ये है कि ये हर दफ़ा 0 से 10 के दरमियान एक रैंडम नंबर को जनरेट करेगा। अब अगर हम कुछ ऐसा लॉजिक लिखना चाहते हो कि हम रिपीटेडली एक रैंडम नंबर को लॉग करते जाएं जब तक कि एक स्पेसिफिक रैंडम नंबर हमें ना मिल जाए, तो उसके लिए हम व्हाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं और उसकी एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक व्हाइल लूप क्रिएट करेंगे। अपनी इस व्हाइल की कंडीशन में हम इस रैंडम नंबर को टेस्ट करेंगे और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमें एक स्पेसिफिक नंबर जैसे कि 9 नहीं मिल जाता। इस लूप के कोड ब्लॉक में हम सबसे पहले तो अपना ये रैंडम नंबर लॉग कर सकते हैं जो कि इसकी करंट वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक अटेम्प्ट काउंट लॉग कर सकते हैं जो कि हमें ये बताएगा कि हम कितनी बार ये ऑपरेशन अटेम्प्ट कर चुके हैं। और इस अटेम्प्ट काउंट के लिए हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे। हम इस अटेम्प्ट काउंट को इनिशियली 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और अब हम मैनुअली इस कोड को इंटरप्रेट करके देखते हैं कि यह व्हाइल लूप किस तरह से काम करेगा। तो एग्जांपल ले लीजिए कि जब हमारा पेज लोड हुआ तो इस रैंडम नंबर की वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद जब हम अपने व्हाइल लूप पर पहुंचेंगे तो 3 की वैल्यू ऑब्वियसली 9 के इक्वल नहीं है। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू 9। हमारा ये लूप चलेगा, हमारी ये दोनों स्टेटमेंट्स लॉग होंगी और इसके बाद अगर हम यहाँ पर कुछ और ना लिखें तो हमारा ये व्हाइल लूप एक इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा। उसकी वजह यह है कि रैंडम नंबर जो कि एक दफ़ा शुरू में जनरेट हो चुका है वो यहाँ पर अब कहीं भी चेंज नहीं हो रहा। तो इस लूप को इन्फिनिट साइकिल से निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि इस रैंडम नंबर को हर फेल्ड अटेम्प्ट के बाद दोबारा से सेट करेंगे। इसके साथ ही हम अपने अटेम्प्ट काउंट को 1 से इंक्रीज करेंगे क्योंकि ये एक फेल्ड अटेम्प्ट था। और अब हम इस पेज को सेव करके इसका रिजल्ट अपने ब्राउजर में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लॉग हुए हैं जो कि हमारे व्हाइल लूप की वजह से हुआ है। शुरू में हमारे नंबर की वैल्यू 4 आई और अटेम्प्ट काउंट यहाँ पर 1 था। उसके बाद रैंडम नंबर 6 हो गया और हमारा अटेम्प्ट काउंट भी इंक्रीज हो गया और इसी तरह ये प्रोसेस चलकर जब तक हमारा ये रैंडम नंबर 9 के इक्वल नहीं हो गया, ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहा। अगर हम इस वक्त अपने इस अटेम्प्ट काउंट को देखें तो इसकी वैल्यू 5 है, यानी कि ये लूप 5 टाइम्स चला है। यहाँ पर एक चीज़ जो मिसिंग है वो ये कि जब हमारा रैंडम नंबर 9 हुआ तब जाकर हमारा फाइनल अटेम्प्ट काउंट यहाँ पर लॉग नहीं हुआ। तो उसके लिए हम वापस चलकर इन्हीं 2 वेरिएबल्स को अपने लूप के एंड होने के बाद भी लॉग कर सकते हैं और इस जगह पर इसकी वैल्यू जो लास्ट वैल्यू थी वो हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो अटेम्प्ट काउंट 22 पर आकर हमारे रैंडम नंबर की वैल्यू 9 हो चुकी है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर नोटिस करने की है वो ये कि जब भी आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपके इस रैंडम नंबर 9 तक पहुँचने के लिए व्हाइल लूप की जितनी इटरेशंस लगी हैं उनका काउंट हर दफ़ा चेंज हो रहा है। अगर मैं एक दफ़ा फिर से इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि इस बार इस रैंडम नंबर 9 तक पहुँचने के लिए हमारा ये लूप 16 टाइम्स चला है। तो जैसे कि ये बात मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि ये सेम काम जो कि हमने व्हाइल लूप के ज़रिए किया है आप फॉर लूप के ज़रिए भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली इस तरह के सिनेरियोज में जहाँ पर आप ये क्लियरली डिटरमिन ना कर सकते हो कि आपका लूप कितनी बार चलेगा, व्हाइल लूप्स को यूज़ किया जाता है। लूप से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पर देखेंगे वो है ब्रेक का कीवर्ड। और इस कीवर्ड का मकसद आपके लूप को मैनुअली एग्जिट कराना होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लूप्स का एक पॉपुलर यूज केस देखेंगे और उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि एक अरे होगी।
आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फ्रूट्स के नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि फ्रूट्स की एक अरे है जिसमें डिफरेंट फ्रूट्स के नाम हमने स्ट्रिंग्स के तौर पर सेव किए हैं। अब मिसाल के तौर पर हम इस फ्रूट्स की अरे को सर्च करना चाहते हैं और ये फाइंड करना चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक फ्रूट की इंडेक्स इस अरे में क्या है। इस प्रॉब्लम को अगर हमने एक मैनुअल तरीके से सॉल्व करना हो तो उसके लिए हम सबसे पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इस वेरिएबल में हम अपने उस फ्रूट की इंडेक्स रखेंगे जिसे कि हमने सर्च करना है। इस वेरिएबल की वैल्यू हम -1 से स्टार्ट कर सकते हैं जो कि इस अरे में एक नॉन एग्जिस्टेंट इंडेक्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि अरे में हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती हैं। तो -1 डेफिनेटली इस अरे की एक वैलिड इंडेक्स नहीं है। इसके बाद हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपनी सर्च क्वेरी लिखेंगे जो कि बेसिकली एक फ्रूट का नाम होगा जिसे कि हम सर्च करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए फिलहाल हम यहां से मैंगो की वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम एक एक करके इन फ्रूट्स को इस वैल्यू से कंपेयर करना शुरू करेंगे और जहां पर ये वैल्यू मैच कर जाएगी वही इंडेक्स हम अपने इस फ्रूट इंडेक्स के वेरिएबल में सेव करा लेंगे। तो यहां पर हम एक इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिसमें हम इस फ्रूट्स की अरे में से फर्स्ट इंडेक्स को उठाएंगे और इसे कंपेयर करेंगे अपनी सर्च क्वेरी से, और अगर ये दोनों वैल्यूज मैच कर जाएं तो उस केस में हमारी फ्रूट की इंडेक्स 0 हो जाएगी। इसी तरह हमें इस फ्रूट्स की अरे के सारे एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा और जिस एलिमेंट के साथ ये सर्च क्वेरी मैच कर जाए उसी एलिमेंट की इंडेक्स हमारी टारगेट इंडेक्स होगी। तो हम यहाँ पर ये काम 5 दफ़ा कर सकते हैं और यहाँ पर ये इंडेक्स हमारी चेंज होती जाएगी। अब हम ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ एंड पर आकर अपने फ्रूट की इंडेक्स को लॉग करेंगे जिसमें फाइनली उस आइटम की इंडेक्स होगी जो कि हमारी सर्च क्वेरी से मैच करेगा। तो इनिशियली हमारी सर्च क्वेरी मैंगो है और हमारे फ्रूट्स की अरे में मैंगो की इंडेक्स 1 है, तो इस लॉग स्टेटमेंट का रिजल्ट 1 ही आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 लॉग हो गया है। हम इसे थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने के लिए यहाँ पर फ्रूट इंडेक्स के वर्ड्स ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रूट इंडेक्स यहाँ पर 1 है। अब हम अगर इस क्वेरी को चेंज करें, मिसाल के तौर पर अगर हम इसे गावा कर दें तो अब इसकी इंडेक्स की वैल्यू 3 आनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारी फ्रूट इंडेक्स इस दफ़ा 3 है। तो अब अगर हम इस कोड को एनालाइज करें तो यहाँ पर अगेन हम रिपीटेड काम कर रहे हैं और यहाँ पर एक हमें पैटर्न नज़र आ रहा है कि हम यहाँ पर इस इंडेक्स को 0 से स्टार्ट करके 1 से इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं और ये हम तब तक इंक्रीमेंट करेंगे जब तक हमारे अरे के सारे एलिमेंट्स कवर ना हो जाएं। तो इस काम को हम एक लूप के ज़रिए कर सकते हैं और इस तरीके से अरेज को ट्रेवर्स करना और सर्च करना लूप्स का एक पॉपुलर यूज़ केस है। तो हम यहाँ पर एक फॉर लूप लिखेंगे और यहाँ पर हम आई का एक इनिशियलाइजर बनाएंगे जो कि इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसे हम 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारी इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होती हैं। हमारी कंडीशन यहाँ पर यह बनेगी कि जब तक हमारी ये आई की वैल्यू लेस देन फ्रूट्स की लेंथ है तब तक हम इस लूप को रन करते रहेंगे। और फाइनली जैसे कि हम यहाँ पर ये पैटर्न देख सकते हैं कि हमारी ये इंडेक्स यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगी और एक एक करके इंक्रीज होगी, तो हम इसे यहाँ पर 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इस लूप की बॉडी में हम अपना ये रिपीटेड कोड पेस्ट करेंगे और यहाँ पर इस 0 को हम डायनामिक बनाएंगे और इसकी जगह पर हम अपने इस आई की वैल्यू को यूज़ करेंगे। फाइनली हम ये सारी स्टेटमेंट्स यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब अगर हम इसे मैनुअली थोड़ा सा इंटरप्रेट करके देखें तो इनिशियली हमारे आई की वैल्यू जो कि स्टार्ट में 0 है, ऑब्वियसली फ्रूट्स की लेंथ जो कि 5 है इससे कम है, तो हमारा ये लूप एक दफ़ा चलेगा। यहाँ पर हम अपने फ्रूट्स की अरे में ये करंट इंडेक्स जो कि आई में सेव्ड है इसे पास करेंगे और इसे अपनी सर्च क्वेरी से कंपेयर करेंगे। अगर ये क्वेरी मैच कर जाए तो हमारे फ्रूट की इंडेक्स सेट होकर आई के इक्वल हो जाएगी, यानी कि जो करंट इंडेक्स होगी, और हमारा ये लूप इन टोटल उतनी दफ़ा चलेगा जितने के हमारे पास इस फ्रूट्स की अरे में आइटम्स हैं। एक चीज़ जो यहाँ पर नोट करने की है वो ये कि यहाँ पर आई की वैल्यू को हमने लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ सेट किया है और उसकी वजह यह है कि हमारी ये इंडेक्सेस जो कि अरे की इंडेक्सेस हैं 0 से स्टार्ट होती हैं और हमारे लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स इसकी लेंथ से 1 लेस होगी। इसीलिए हमने यहाँ पर लेस देन का ऑपरेटर यूज़ किया है और लेस देन और इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर हम ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये आई की वैल्यू 5 हो जाएगी और 5 की वैल्यू यहाँ पर आकर अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि 5 की इंडेक्स का इस अरे में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है।
अब हम इस कोड के रिजल्ट को अपने ब्राउज़र में देखते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे फ्रूट की इंडेक्स अभी भी 3 आ रही है। तो इस तरीके से एक लूप के ज़रिए हम एक अरे को ट्रेवर्स कर सकते हैं, यानी कि उसके एक एक एलिमेंट के ऊपर जाकर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस स्पेसिफिक यूज़ केस में, जो कि एक सर्च का यूज़ केस है, एक छोटा सा इशू है। और वो इशू ये है कि इस सर्च के प्रोसेस के लिए हम अपनी इस पूरी अरे पर इटरेट या लूप कर रहे हैं और अपना सर्च रिजल्ट मिल जाने के बाद भी हम इसे रोक नहीं रहे, जिसका मतलब ये कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाने के बाद भी ये लूप अननेसेसरीली चलती जा रही है। इस पॉइंट को एलेबोरेट करने के लिए मैं अपनी इस सर्च क्वेरी की वैल्यू को इस अरे की पहली वैल्यू से रिप्लेस कर लेता हूं। अब हम अपनी इस इफ स्टेटमेंट के बाद, यानी कि इस कोड ब्लॉक के एंड पर एक और कंसोल लॉग स्टेटमेंट लिखेंगे, जिसमें कि हम अपनी करंट इंडेक्स को लॉग करेंगे। अब हम अपनी इस इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और लॉग स्टेटमेंट लिखेंगे, जिसमें कि हम ये बताएंगे कि हमें हमारा फ्रूट मिल गया है। इस फाइल को हम यहां सेव करके वापस अपने ब्राउज़र में चलते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारी सर्च क्वेरी में जो फ्रूट है वो एप्पल है और एप्पल की इंडेक्स हमारी इस अरे में 0 है, तो जैसे ही हमारी लूप स्टार्ट हुई तो पहली ही इटरेशन में इसे हमारा फ्रूट मिल गया और यहाँ पर फाउंड आवर फ्रूट लॉग हो गया है। इसके बाद जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है वो ये कि ये फ्रूट मिलने के बावजूद भी हमारी लूप रुकी नहीं, बल्कि ये सारी इंडेक्सेस यहाँ पर लॉग होती गई हैं। और एक तरह से अगर आप सोचें तो आपका सर्च ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद हमें इन इटरेशंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक तरह से ये सारी इटरेशंस हमारे कोड को इनएफिशिएंट बना रही हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमारी फ्रूट्स की कलेक्शन छोटी सी है और इसमें सिर्फ 5 फ्रूट्स हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इस अरे में 1 मिलियन आइटम्स हों और आपका टारगेट एलिमेंट थर्ड इंडेक्स पर पड़ा हो, तो बाकी की आने वाली तकरीबन 1 मिलियन इटरेशंस बिला वजह चलती रहेंगी और ये प्रोसेस आपके कोड को इनएफिशिएंट बना देगा। तो इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि अगर हम चाहें तो किसी भी जगह पर अपनी लूप को एग्जिट कर सकें। और इस काम के लिए लूप्स में हमारे पास एक ब्रेक स्टेटमेंट होती है, जिसे कि हम इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हम इस लॉग के बाद यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट डाल सकते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि जब हमारा फ्रूट हमें मिल जाए तो हम उसकी इंडेक्स सेट करेंगे, ये लॉग करेंगे और अपनी लूप को एग्जिट कर देंगे। अब अगर हम इस फाइल को सेव करके वापस अपने ब्राउज़र में चलें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फाउंड आवर फ्रूट लॉग हुआ और उसके बाद वो सारे लॉग्स जो कि हमारी बिला वजह की इटरेशंस की वजह से यहाँ पर लॉग हो रहे थे वो यहाँ से स्किप हो गए हैं। इसी तरह अगर हम इस वैल्यू को फॉर एग्जांपल मैंगो सेट कर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इटरेशन हमारे फ्रूट से पहले हुई, उसके बाद हमें हमारा फ्रूट मिल गया और हमारी लूप एग्जिट हो गई। इस ब्रेक की स्टेटमेंट से मिलती जुलती एक स्टेटमेंट कंटिन्यू की स्टेटमेंट है, जो कि अगेन हम लूप्स में यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम इसी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं दोबारा से ये लूप अपने फ्रूट्स की अरे पर रन करूँगा। इस लूप की बॉडी को हम क्लीन अप कर लेते हैं और यहाँ पर एक सिंपल लॉग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इस लॉग स्टेटमेंट में जो चीज़ हम लॉग करेंगे वो हमारा करंट फ्रूट होगा, जिसे हम फ्रूट्स और हमारी करंट इंडेक्स के ज़रिए गेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे फ्रूट्स यहाँ पर लॉग हो गए हैं। यहाँ पर हमारी इस कंटिन्यू की स्टेटमेंट का काम ये होता है कि हमारे इस लूप के कोड ब्लॉक में जहाँ भी ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट आएगी, यहाँ से ऑनवर्ड हमारी लूप का कंट्रोल वापस हमारे इस आफ्टर थॉट के सेक्शन में पहुँच जाएगा और इसके बाद में आने वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस वक्त अगर हम इस फाइल को सेव करके वापस अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी फ्रूट लॉग नहीं हुआ। और उसकी वजह यह है कि ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट हमने अपनी लॉग की स्टेटमेंट से ऊपर लिख दी है। तो यहाँ पर हो कुछ यूँ रहा है कि हमारी ये लूप 5 बार चल तो रही है, लेकिन जब भी ये इस कंटिन्यू की स्टेटमेंट तक पहुँचती है तो आगे वाले कोड को स्किप करके ये डायरेक्टली वापस यहाँ आफ्टर थॉट के सेक्शन में पहुँच जाती है और इस तरीके से बगैर कोई विजुअल रिजल्ट दिए ही ये लूप कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस कंटिन्यू की स्टेटमेंट का एक वैलिड यूज केस हो क्या सकता है। तो मिसाल के तौर पर इस फ्रूट्स की अरे में से अगर हम एक स्पेसिफिक फ्रूट को स्किप करना चाहें तो हम उसे कंटिन्यू की स्टेटमेंट के जरिए स्किप कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा फ्रूट इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल बनाना है, और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो उस केस में हम
यहाँ से इस लूप को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि ये लॉग यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। बाकी के सारे सिनेरियोज में क्योंकि हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी तो हमारा ये लॉग सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बनाना को छोड़कर बाकी के 4 फ्रूट्स लॉग हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आकर हमारी लूप्स के बेसिक्स कंप्लीट हो गए हैं और हमने ये भी देख लिया कि लूप्स का एक कॉमन यूज केस जो कि अरेज को ट्रेवर्स करना होता है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने लूप से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो कि ब्रेक और कंटिन्यू की स्टेटमेंट्स हैं इनको देखा और ये देखा कि किस तरीके से इन्हें यूज करके हम अपनी लूप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले एक चीज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ये कि अगर आप एक अरे के ऊपर लूप करना चाहते हो और उस सिनेरियो में आप ये ब्रेक और कंटिन्यू की स्टेटमेंट्स भी यूज ना करना चाहते हो, यानी कि आपका मकसद सिंपली ये हो कि आप एक अरे को स्टार्ट से लेकर एंड तक ट्रेवर्स करना चाहते हो, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट हमें कुछ स्पेशलाइज्ड मेथड्स इस अरे के ऑब्जेक्ट के ऊपर भी प्रोवाइड करती है जिन्हें कि हम इन लूप्स की जगह पर यूज कर सकते हैं। इस काम के लिए हमारे पास काफी सारे फंक्शंस अरे के इस ऑब्जेक्ट पर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि इस अरे को ट्रेवर्स करने के लिए हम यहाँ पर एक सिंपल फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, तो एक मेथड को हम यहाँ पर कवर करेंगे और वो मेथड फॉर ईच का मेथड है। और इसको लिखने के लिए हम अपने फ्रूट्स के वेरिएबल का यूज करेंगे जो कि एक अरे है और अंडर द हुड जावास्क्रिप्ट में अरेज ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। तो इस फ्रूट्स के ऑब्जेक्ट पे हमारे पास एक फॉर ईच का मेथड अवेलेबल है। इस फॉर ईच के मेथड में हम एक आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं जो कि एक कॉल बैक फंक्शन होगा और ये फंक्शन हम यहाँ पर एज अ लिटरल फंक्शन पास कर सकते हैं, जैसा कि हमने अपने फंक्शंस वाले चैप्टर में देखा था कि हम एक वेरिएबल को एक फंक्शन की वैल्यू कुछ इस तरीके से भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर ईच का फंक्शन कुछ इस तरह से काम करेगा कि फ्रूट्स की अरे के हर एलिमेंट के ऊपर ये इस फंक्शन को कॉल करेगा और आपके यूज के लिए जब ये इस फंक्शन को कॉल करेगा तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे 2 वैल्यूज पास करेगा। इनमें से पहली वैल्यू हमारे आइटम की वैल्यू होगी और सेकंड वैल्यू उस आइटम की इंडेक्स होगी। अब अगर हम यहाँ पर एक लॉग स्टेटमेंट लिखें और इसमें ये वैल्यू और इंडेक्स पास करें, इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउजर में चलें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एप्पल और उसके अगेंस्ट उसकी इंडेक्स, इसी तरह मैंगो उसके अगेंस्ट उसकी इंडेक्स, और ये सारी वैल्यूज यहाँ पर लॉग हो गई हैं। तो इस तरीके से अगर आपका मकसद एक अरे के ऊपर लूप करना हो और आप ये ब्रेक और कंटिन्यू की स्टेटमेंट्स भी यूज ना करना चाहते हो, तो उसकी जगह पर आप सिंपली ये फॉर ईच का मेथड यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि इस फ्रूट्स के ऑब्जेक्ट पर इस फॉर ईच की तरह और भी काफी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि इस अरे के ऊपर डिफरेंट यूज केसेस के मुताबिक लूप करने में हमारी हेल्प करते हैं और उन्हें हम फ्यूचर में चलकर देखेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने ये देखा कि लूप्स क्या हैं और किस तरीके से हम इन्हें यूज करके ऐसे प्रॉब्लम्स जहां पर हमें एक ही काम बार बार करना हो, हम लूप्स को यूज करके ऐसे प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।